الو محسن ده لك سيارة. Assalamu alaikum. لك قوية Kindly بارتي. don't talk during the meeting. I am waiting for the students to join and we will start the class. Hubab Khan, don't talk here. Kindly chat privately. Don't talk in the meeting, during the meeting. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को जो है आवाज़ क्लियर आ रही है या कोई इशू तो नहीं है? जी सर क्लियर है। ओके, तो जी सर क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें। जी आमिर वाहिद, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया है। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका अपना लेक्चर। मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है। यस सर। ओके, जी सर। तो स्टार्ट करते हैं हम आप आज का अपना लेक्चर। मोहम्मद सलीम, आपने जो है प्रेजेंटिंग क्यों स्टार्ट की है? काइंडली आप लोग जो है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, आप लोग काइंडली प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। दोबारा आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। और आज जो है हम कोसला थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीपी वन ऑफ द सीपी थ्योरीज है।
पिछले लेक्चर्स में हमने जो है ब्लीच थ्योरी में के बारे में पढ़ा, लेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा। आज जो है हम कोसला थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले ब्लीच थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। ब्लीच थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप प्लस वर्टिकल क्रीप जो है, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप जो है आ जाता है। और जो सीपेज वाटर है वो ट्रेवल करता है अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर हमने लेंस थ्योरी पढ़ी। लेंस थ्योरी में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन दी वर्टिकल क्रीप। तो क्या और कितना लेस इफेक्टिव है? 3 टाइम्स जो है लेस इफेक्टिव है। तो फिर हमने जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप को जो है डिवाइड किया बाय 3 और वर्टिकल क्रीप को जो है उसी तरह रहने दिया। और हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप था वो बराबर था वर्टिकल क्रीप प्लस हॉरिजॉन्टल क्रीप डिवाइडेड बाय 3। और इसमें भी जो हमारे पास जो टोटल जो सीपेज था वो हमारे पास अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हो रहा था। आज जो है कोसला थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो द सीपेज वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द आउटलाइंस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एज स्टेटेड बाय ब्लीज, but on the other hand, this water moves along a set of streamlines. This steady seepage in a vertical plane of for homogeneous soil can be expressed by Laplacian equation. कोसला ने कहा कि हमारे पास जो सीपेज वाटर है तो वो हमारे पास जो है क्रीप नहीं करती अलोंग द आउटलाइन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिस तरह ब्लीग ने कहा था, बल्कि ये पानी हमारे पास जो सीपेज वाटर है हमारे पास ये ट्रेवल करती है अलोंग द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है, कि हमारे पास जो सीवेज वाटर है वो स्ट्रीम्स लाइन की शक्ल में जो है हमारे पास बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है फ्लो करती है, ना कि अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो मूव करती है। और इस स्टेडी सीपेज को उसने जो है एक्सप्रेस किया बाय लैप्लासियन इक्वेशन d स्क्वायर phi डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर phi डिवाइड बाय dz स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो phi है वो हमारे पास जो है फ्लो पोटेंशियल है जो कि बराबर है kh के। केस में जो है कोफिशिएंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ अ सॉइल as defined by Darcy-La, and h is the residual head at any point within the soil. The above equation represent two sets of curves intersecting each other orthogonally. The resultant flow diagram showing both the curves is called the flow net. जो above equation है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कर्व्स को जो कि ऑर्थोगोनली यानी कि 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे का इंटरसेक्ट करते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट फ्लो डायग्राम है जिसमें ये बोथ दी कर्व जो है शो हो रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लो नेट। फिगर में आप देख ले कि हमारे पास जो है ये जो है ब्लीग ने और लेन ने कहा था कि हमारे पास जो सीपेज है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो ट्रेवल करती है अलोंग द बॉटम कंटूर। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह जो है अलोंग द स्ट्रक्चर बीनीथ द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है फ्लो करती है। लेकिन कोसला ने कहा कि ये जो है इस स्ट्रीम लाइन में जो फिगर में जो है शो हो रही है आपको, ये आपके पास एक स्ट्रीम लाइन ये है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइंस जो है ये जो है वाटर जो है फ्लो करती है बीनीथ द स्ट्रक्चर। स्ट्रीम लाइंस क्या है? स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंट्स द पाथ अलोंग व्हिच द वाटर फ्लोज थ्रू द सबसॉइल। स्ट्रीम लाइन हमारे पास वो रास्ता है जिसके थ्रू हमारे पास जो सीवेज वाटर है वो फ्लो करती है बीनीथ द स्ट्रक्चर, हमारा जो सॉइल है उसके अंदर जो है वो फ्लो करती है। Every particle entering the soil at a given point upstream of the work will trace out its own path and will represent a streamline. हर एक पार्टिकल जो इंटर होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर, वो हर एक पार्टिकल जो है अपना रास्ता जो है ट्रेस आउट करता है जो कि एक स्ट्रीम लाइन को जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास जो है वो पार्टिकल जो है इंटर हुआ है, तो ये पार्टिकल जो है मूव करेगा अलोंग दिस सॉइल, ठीक है, इस सॉइल के अंदर जो है ये मूव करेगा। तो जैसे मूव करेगा तो ये अपने लिए खुद रास्ता जो है ट्रेस आउट करेगा और अपने लिए जो है ये यहाँ से एंटर करेगा और इस पॉइंट के ऊपर जो है एग्जिट करेगा। तो ये अपने लिए खुद रास्ता बनाएगा और उस रास्ते को कहते हैं स्ट्रीम लाइंस। The first streamline follows the bottom contour of the work and is same as Bleek's path of creep theory. यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है यानी कि जो पहला स्ट्रीम लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली जो है फॉलो करता है ब्लीक्स थ्योरी को, ठीक है, कि वही जो अलोंग द बॉटम कंटूर जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है वो अलोंग द बॉटम नियरली अलोंग द बॉटम कंटूर जो है वो ट्रेवल करता है, जबकि रेस्ट जो है वो अलोंग द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन जो है वो ट्रेवल करते हैं बीनीथ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कि पहला वाला जो है नियरली अप्रोक्सीमेटली यानी कि
बिल्कुल ब्लीस जिस तरह ब्लीस ने कहा था उसी तरह फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक ब्लीस थ्योरी को जो है फॉलो करता है। पहला जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन होता है, जबकि बाकी स्ट्रीमलाइन जो है वो जो है अलोंग द सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन जो है वो ट्रेवल करते हैं बीनीथ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, the remaining streamlines follow smooth curves transiting slowly from the outline of foundation to a semi-ellipse as shown in figure below। ठीक है, जो बाकी के स्ट्रीमलाइंस है वो जो है हमारे पास जो है फॉलो करते हैं स्मूथ कर्व को, जो कि ट्रांसमिट करते हैं स्लोली फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन से दूर 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 जो है फॉलो करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं कर्व की शक्ल में। ठीक है, और फॉलो करते हैं हमारे पास सेमी इलिप्टिकल शेप को। An equipotential line represents the joining of points of equal residual head. Hence, if piezometers were installed on an equipotential line, the water will rise in all of them up to the same level। ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन आपको नजर आए, ये हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है। और इक्विपोटेंशियल लाइन्स कौन से लाइन्स होते हैं? वो लाइन्स जहां पर हमारे पास जो रेजिडुअल हेड है हर एक पॉइंट के ऊपर जो है सेम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो अगर इस इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर हम जो है पीजोमीटर्स जो है इंस्टॉल कर ले, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फिगर में आपको शो हो रही है कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है पीजोमीटर को जो है इंस्टॉल किया गया है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो हेड है एच है वो बराबर है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। एक ये यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, यहाँ पर इंस्टॉल किया, तीनों में आपके पास जो हेड है वो सेम है। So equipotential lines are those lines at which the residual heads are equal। ठीक है, तो ऐसे लाइन जहां पर हमारे पास जो रेजिडुअल हेड है हर एक पॉइंट के ऊपर वो इक्वल हो, तो ऐसे लाइंस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल लाइंस। और दी सम जो हमारे पास ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है और जो स्ट्रीम लाइंस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, यानी कि हमारे पास इसकी वजह से ये जो जाल सा नजर आ रहा है, जो नेट सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फ्लो नेट डायग्राम। उसके बाद है एग्जिट ग्रेडियंट। द सीपेज वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन एज शोन इन फिगर अबव। हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो एक्सर्ट करता है फोर्स हर एक पॉइंट के ऊपर जब वाटर फ्लो करता है। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर वो फोर्स जो है एक्सर्ट करता है एंड टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन एज शोन, और जो कि टेंजेंशियल होता है स्ट्रीम लाइंस के ऊपर। This force F has an upward component from the point where the streamline turns upward। और इस फोर्स का जो F फोर्स है ये आपको जो है जो नजर आ रहा है, जैसे ही जो है दिस फोर्स का जो है एक अपवर्ड कंपोनेंट होता है, जैसे ये जो है डायरेक्शन टर्न करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से ये जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो है इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसका कंपोनेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि F फोर्स है। This force has the maximum disturbing tendency at the exit end because of the direction of this force at the exit point is vertically upward and hence full force acts as its upward। सीवेज वाटर जो है यहाँ से जो है एंटरिंग स्टार्ट करता है और ट्रेवल करता है बीनीथ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉइल के अंदर जो है ट्रेवल करता है, तो ये जो है आता है एक पॉइंट आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर जो है ये अपना डायरेक्शन जो है चेंज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। इस पॉइंट के ऊपर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो F फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर सारे जो जो फोर्सेस है वो यहाँ पर जो है जमा होते हैं, सारे जो लेयर्स के फोर्सेस है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास जो है जमा होते हैं, यानी कि इस स्ट्रीम लाइन का भी, इसका भी, इसका भी, सारे जो स्ट्रीम लाइन है उसका जो फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो है मैक्सिमम डिस्टर्बिंग टेंडेंसी होती है और इस यानी कि जो एग्जिट एंड होता है इस पॉइंट के ऊपर जो है इसकी मैक्सिमम डिस्टर्बिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है हर एक पॉइंट का डायरेक्शन जो है अपवर्ड होता है और अपवर्ड जाने की कोशिश करता है, तो एज अ रिजल्ट इस पॉइंट के ऊपर जो है ये मैक्सिमम डिस्टर्बिंग जो है कॉज करता है जब इसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो एग्जिट एंड के ऊपर। For the soil grain to remain stable, the submerged weight of the soil grain should be more than this upward disturbing force। और यहाँ पर जो एग्जिट एंड है, यहाँ पर जो सॉइल है इसको जो अगर स्टेबल रहना है तो इसका जो सबमर्ज वेट है
वो जो है ज्यादा होना चाहिए इस अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स से। The disturbing force at any point is proportional to the gradient of pressure of the water at that point. हमारे पास जो डिस्टर्बिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर उस ऑफ वाटर के उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी जितना जो है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा उतना फोर्स जो है हमारे पास जो है ज्यादा होगा। एंड दिस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट एग्जिट एंड इज कॉल्ड द एग्जिट ग्रेडियंट। और ये जो हमारे पास जो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि एग्जिट पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है वाटर का उसको हम कहते हैं एग्जिट जो ग्रेडियंट है हमारे पास, यानी कि जो एग्जिट पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर है उसको हम कहते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। In order that the soil particle at exit remain stable, the upward pressure at exit should be safe. In other words, the exit gradient should be safe. In order that the soil particles at the exit remain stable, यानी कि हमारे पास जो exit point के ऊपर जो हमारे पास जो है जो soil है soil particle है अगर वो जो है stable रहना चाहते हैं तो इस upward pressure को जो है अगर सेफ है तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो अपवर्ड प्रेशर है इट इज इन सेफ लिमिट, और इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो हमारे पास जो है सेफ लिमिट्स में है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है। The exit gradient is said to be critical when the upward disturbing force on the grain is just equal to the submerged weight of the grain at the exit। हमारे पास जो है जो एग्जिट ग्रेडियंट है ये कब जो है क्रिटिकल होगा, जब हमारे पास जो एग्जिट पॉइंट के ऊपर ये फिगर में जो आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैं माउस जो है हिला रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास जो है एग्जिट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो सॉइल पार्टिकल है उनका जो सबमर्ज वेट है जब वो बराबर हो जाता है इस अपवर्ड प्रेशर के, जो एग्जिट अपवर्ड प्रेशर है जब इस प्रेशर के बराबर हो जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास यानी कि जो अपवर्ड प्रेशर है F, ठीक है, और जो सॉइल का वेट है सबमर्ज सॉइल का वेट है जब वो दोनों जो है बराबर हो जाते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ग्रेडियंट है उसको हम जो है क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ तक आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अगला जो मेथड है हमारा जो मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है थोड़ा शॉर्ट था, आगे से जो है टॉपिक जो है चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आज इस लेक्चर में तो पूछें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। यहाँ पर आज का जो लेक्चर है अगेन मैं बताता चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो छोटा था, लेक्चर छोटा हुआ है, तो आगे से जो टॉपिक था वो चेंज हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने अगला टॉपिक जो है इसमें ऐड नहीं किया। इस टॉपिक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि जो है मैं आपको आंसर कर सकूँ। नो सर, थैंक यू, क्लियर। ओके, तो आप लोग का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर लें।